भारत की इस भूमि पर अनेक वंशों ने शासन किया है। उन वंशों में अनेक शासकों ने शासन किया है। दोस्तों, भारतीय इतिहासकार उन शासकों में कुछ को महान की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहासकार हो या विश्व के इतिहासकार हो, वो किसी को ऐसे ही महान की संज्ञा नहीं देते। इसके पीछे उनका जीवन चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी कार्य योजनाएं, कार्य नीतियाँ, उनके शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था, उनके शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था, उनके अन्य राज्यों के प्रति विजय, इन सब मामलों में वो बाकियों से श्रेष्ठ नजर आते हैं। तब उन्हें महान की संज्ञा दी जाती है और उन्हें महान कह करके संबोधित किया जाता है। इसी तरह के एक महान शासक की चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, जिस महान शासक की चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का प्रथम महान शासक कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को न सिर्फ भारतीय इतिहास में महान शासक के रूप में जाना जाता है, महान कहा जाता है, बल्कि विश्व इतिहास में भी इन्हें महान कह करके ही संबोधित किया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उनके पूरे जीवन चरित्र के सभी बिंदुओं पर, सभी पक्षों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय का। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनका शासनकाल 321 बीसी से 298 बीसी तक था। कहीं कहीं 297 भी रहता है। जन्म तिथि, इनका जन्म जो हुआ 340 बीसी में हुआ, यानी इनकी कुल जीवन अवधि 42 साल रही। जन्म स्थान पाटलिपुत्र। पिता का नाम सर्वार्थ सिद्धि, माता का नाम मुरा। 2 पत्नियां थीं, दुर्धरा और हेलेना। पुत्र का नाम, एकमात्र पुत्र, बिंदुसार। शिक्षक इनके थे चाणक्य, कौटिल्य, जो इन्हें महान बनाने में अहम भूमिका निभाए। मृत्यु तिथि इनका है 298 बीसी और मृत्यु का स्थान है श्रवणबेलागोला, कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और वंश के बारे में सभी इतिहासकारों में लगभग समानता नहीं है, इनमें मतभेद है। इनके वंश के बारे में कई विचार हैं। अधिकांश जानकारी ग्रीक, जैन, बौद्ध और हिंदू प्राचीन ग्रंथों से भी इनके बारे में मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति पर कई शोध और अध्ययन किए गए हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें नंद राजकुमार और नौकरानी मुरा का नाजायज बच्चा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जो मुरा थी वो नौकरानी नहीं बल्कि राजनर्तकी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्यस के थे। वो पिपलीवाना के एक प्राचीन गणराज्य के क्षत्रिय योद्धा कबीले के थे, जो रुग्निदेई नेपाली तराई है ना, और कसिया जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीच स्थित है। इन दोनों के बीच, मतलब कसिया और रुग्निदेई है ना, तो इन दोनों के बीच स्थित जगह पर के ये कबीला था, तो वहाँ के निवासी हैं। ब्राह्मण साहित्य पुराण नंदों को क्षुद्र कहता है तथा विष्णु पुराण में कहा गया है कि नंदों के बाद क्षुद्र योनि के शासक राज्य करेंगे, इसलिए मौर्यों को क्षुद्र कहा गया है। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार भी चंद्रगुप्त को निम्न जाति के वंश का बताया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी इसे क्षुद्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य इसे मौर्य क्षत्रिय वंश का कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके उत्पत्ति और वंश की अगर बात करें ना, तो इसमें काफ़ी मतभेद है, काफ़ी असमानता है। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन और विजय के ऊपर चर्चा करेंगे एक एक कर। सबसे पहले प्रारंभिक जीवन, फिर विजय। देखिए, जब प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर बौद्ध साहित्य महाविकास टीका प्रकाश डालता है। इसके अनुसार इसके जो पिता थे, यानी कौन, सर्वार्थ सिद्धि, वो मौर्य वंश के एक प्रमुख थे और युद्ध में मारे गए थे। और इनकी विधवा माँ जो मुरा थी, वो पुरुषपुर या पाटलिपुत्र नामक शहर में भाग करके चली गई थी, जहाँ ये
जो है अपने पुत्र को जन्म देती है, और वो जो पुत्र हुआ उसी का नाम चंद्रगुप्त हुआ। दोस्तों, असहाय अवस्था में उसकी माँ छोड़ करके चली जाती है। फिर उसे एक चरवाहे को ये मिल जाते हैं, और चरवाहा क्या करता है कि वह एक शिकारी को इन्हें बेच देता है। शिकारी चंद्रगुप्त को बचपन से ही आखेट करना सिखाता है। चंद्रगुप्त बचपन से ही बुद्धिमान और नेतृत्व के संकेतों का प्रदर्शन करता था। एक दिन जब चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ एक नकली शाही गिनती खेल रहा था और एक न्यायाधीश की तरह न्याय कर रहा था, चाणक्य उस रास्ते से गुजर रहा था। वह लड़के की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ उसके दत्तक पिता से खरीदकर शिक्षित करने के लिए तक्षशिला ले गया और नंद वंश के विनाश की वस्तु के साथ उसे प्रशिक्षित किया। देखिए क्या बात है, इसे नंद वंश के विनाश की बात जब आई तो इसके पीछे मेन कारण क्या था उसको मैं बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौटिल्य की देख रेख और मार्गदर्शन में क्या क्या सीखता है। मानविकी, कला, शिल्प और सैन्य विज्ञान में शिक्षा प्राप्त करता है। पाटलिपुत्र में जो सत्तारूढ़ राजा, जो मैं अभी चाणक्य के बारे में आपको बता रहा था, तो जो सत्तारूढ़ राजा था घनानंद के साथ चाणक्य को बहुत दुखद अनुभव था। चाणक्य तक्षशिला के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो उच्च मान्यता के लिए पाटलिपुत्र आए थे। दोस्तों, होता है क्या कि उस समय जो अलेक्जेंडर था यानी कि सिकंदर था, वो भारत पर आक्रमण करता है और उससे भारत की सुरक्षा के लिए चाणक्य एक अहम भूमिका निभाना चाहता है। उत्तर के राजाओं के साथ मिल करके उसके मुकाबला करता है, पर उत्तर के राजाओं के हार जाने के बाद जब चाणक्य तक्षशिला से मगध आता है और मगध के पराक्रम को, मगध के सेना के स्थिति को देख करके घनानंद से चंद्रगुप्त के विरुद्ध में युद्ध की बात करता है, मदद की बात करता है। लेकिन घनानंद चाणक्य का मजाक उड़ाता है और क्या होता है ना कि एक विद्वान होने के बावजूद घनानंद उनको बदसूरत देखने के लिए अपमानित करता है। इसको देख करके चाणक्य को स्वाभिमान पर चोट होता है और वो उसे बर्बाद करने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं। और यह वही समय था जब वह चंद्रगुप्त के पास आया था और उसको देखा था और उसे लेकर के तक्षशिला गया था और अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया था। चंद्रगुप्त 326 बीसी या 325 बीसी में तभी राजनीति के प्रकाश में आया था जब वो पंजाब में सिकंदर के शिविर में गया और क्या कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए नंद को समाप्त करने में। ये बात उसी तरह से आती है ना जिस तरह से आप आगे जा कर के देखते हैं आप इनको राणा सांगा को जो बाबर को आमंत्रित करते हैं इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में लड़ने के लिए। उसी तरह की बात के लिए उसी तरह के चीज़ से उसी तरह के बातें यहाँ पर होती हैं और चंद्रगुप्त जो है वो सिकंदर के पास जाता है, लेकिन सिकंदर ये चीज़ से मना करता है और इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि उसे गिरफ्तार करने और फांसी देने के आदेश दे देता है। लेकिन चंद्रगुप्त वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागने के बाद क्या होता है कि जस्टिन बताता है कि इतिहासकार जस्टिन कि इस घटना के बाद चंद्रगुप्त विंध्य के क्षेत्र के जंगल की ओर भाग गया। फिर उसने उत्तर पश्चिम और पंजाब की बहादुर जनजातियों और बीच से एक सेना खड़ी की, जनजातियों के बीच से एक सेना खड़ी की और इस प्रकार अपनी स्थिति को मजबूत किया। चंद्रगुप्त ने विजय के अपने अभियान की शुरुआत की। दोस्तों, अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में। इसमें सबसे पहले है मुक्ति का युद्ध। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है कि चंद्रगुप्त के लिए यूनानियों के उत्तर पश्चिम को मुक्त कराना आसान नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर के यूनानी सतप्रासन मैसेडोनियन
गैरिसन की मदद से अपने नियंत्रण का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि भारतीय विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा उत्तर पश्चिम में काम कर रहा था, क्योंकि यह 323 ईसा पूर्व में ग्रीक सतर्पास, निनिकोर और फिलिपोस की हत्या से स्पष्ट है। सिकंदर की मृत्यु और उसके सेनापतियों के बीच संघर्ष ने भारत में यूनानियों की स्थिति को कमज़ोर बना दिया था और चंद्रगुप्त ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अब आते हैं सिंध विजय की ओर। देखिए, चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिंधियों को मासेडोनियन के जुए से मुक्त कराया। सिंध सिकंदर के साम्राज्य का एक हिस्सा था। 321 ईसा पूर्व में तहादिसस की विभाजन संधि में सिंध के यूनानी गवर्नर को उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित किया गया था और इस तरह के पद खाली पड़ गए थे। चंद्रगुप्त ने लोअर सिंध को, नीचे सिंध के निचले भाग को अपने ऑपरेशन के आधार के रूप में इस्तेमाल किया और 321 ईसा पूर्व तक पूरे सिंध को उसने अपने अंडर में ले लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब आते हैं पंजाब के विजय के बारे में। देखिए, पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित करना चंद्रगुप्त के लिए अनुकूल था। उस समय तक तक्षशिला का अम्भी गुमनामी से गुजर रहा था। राजा पोरस की हत्या यूनानी जनरल यूथेडस ने कर दी थी, जो भारत से भाग गया था। अब क्या हुआ? अम्बी की गिरावट हो गई, पोरस की हत्या हो गई और यूडेमस यहाँ से 9-11 हो गया था। इससे क्या हुआ कि ये चंद्रगुप्त के लिए काम आसान हो गया और उसने झेलम तक पूर्वी पंजाब को जीत लिया। अब आते हैं नंदों से युद्ध में। देखिए दोस्तों, नंद जो थे ना, वो प्रजा में बहुत अलोकप्रिय थे और इसका भरपूर फायदा चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से उठाया। दोस्तों, उसने प्रजा का भरपूर सहयोग लिया, साथ ही साथ इसने आक्रमण किया। और आक्रमण इसने क्या किया कि इसने एकदम बीच में, यानी मगध के बीच में हमला किया, लेकिन वहाँ हार गया और वहाँ से हारने के बाद वहाँ से भाग करके एक झोपड़ी में, एक बुढ़िया की झोपड़ी थी, बूढ़ी औरत रहती थी, उस महिला की झोपड़ी में वो मतलब शरण ले लिया। वहाँ क्या देखता है वो कि वो जो बूढ़ी महिला थी वो अपने बच्चे को या वो अपने पोते को डांट रही थी। वो खिचड़ी बनाई हुई थी और वो बच्चा जो था बीच से खिचड़ी खा रहा था। उसने सीधे कहा कि अरे बीच से खिचड़ी नहीं खाते, हाथ जल जाएगा, किनारे किनारे से खाओगे पूरे खिचड़ी को तुम सही तरीके से खा लोगे। ये बात जो थी ना, ये बात चंद्रगुप्त को घर कर गई और उसने क्या किया कि किनारे किनारे से मगध को जीतना शुरू किया और इस तरह से पूरे मगध को वो घेर लिया, नंद को पूरा घेर लिया। और उसने वहाँ ये क्या नाम है, घनानंद को मार गिराया, यानी मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से उसने नंदों पर अधिकार कर लिया। अब है सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त का विजय केवल भारत के अंतर्गत नहीं रहा, यह भारत के प्राकृतिक सीमाओं से आगे बढ़ा और बाहर के क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त की। हुआ क्या, सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर के जनरल में से एक था और अपने गुरु के जब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद पश्चिम एशिया का मास्टर वो बन जाता है, मालिक हो जाता है। सीरिया से अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य को पुनर्गठित करने के लिए वह 305 ईस्वी में क्या करता है, सिकंदर के विजित जितने भी क्षेत्र थे उसे फिर से जोड़ने का प्रयास करता है और इसी क्रम में उसका सामना एंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त से हो जाता है। सेंड्रोकोटस यानी कि ये चंद्रगुप्त से हो जाता है। दोस्तों, इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। बहुत से विद्वान इसे हार नहीं, इसे संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी है हेलेना, वो सेल्यूकस की बेटी थी, उससे शादी होता है। उसके बाद 500 हाथी दहेज कहिए, उपहार कहिए, उस रूप में प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ एक ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम मेगास्थनीज है, जिन्होंने इंडिका लिखा है, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे जाते हैं और वो मगध में रह कर के बहुत
से ऐसे कार्य करते हैं जो विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में ये लिखित है और हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ती है। दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिम भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय, तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, पश्चिम और दक्षिण भारत की विजय ने से चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की तथा रुद्रदामन के ये गिरनार शिला अभिलेख में उल्लिखित है, जिसे आधुनिक जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त ने अवंती के पड़ोसी प्रांत को भी हटा दिया और उसकी राजधानी उज्जैन मौर्य साम्राज्य की सीट बन गई। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सोपरा में अशोकन रॉक एडिक्ट की खोज महाराष्ट्र के एक हिस्से की विजय को संदर्भित करता है। दोस्तों, उसके बाद है, इस प्रकार पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त ने महाराष्ट्र के सौराष्ट्र, अवंती और कोंकण, ये 3 जगह पर ये विजय प्राप्त करते हैं। दक्षिण की बात करें तो देखिए, दक्षिण में थोड़ा सा क्या है कि दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त के विजय के बारे में राजनीतिक जीत तो लिया और इसका राजनीतिक एकीकरण भी किया, लेकिन कुछ विवादास्पद है। कुछ इतिहासकार इसे विवादास्पद रूप ये देते हैं, जैसे बी एस स्मिथ की राय है कि चंद्रगुप्त उत्तर में अपने साम्राज्य को मजबूत करने में इतना व्यस्त था कि उसे दक्षिण में विजय और विजय के लिए समय ही नहीं मिला। दक्षिण का काम उसने अपने बेटे बिंदुसार को दिया, लेकिन यहाँ डॉक्टर स्मिथ को जो कुछ विद्वान का दृष्टिकोण है वो गलत मानते हैं, क्योंकि जो पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और वीर व्यक्ति था। तो उसके बारे में ये कहना कि उससे नहीं संभला दक्षिण, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से है ये चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में। एक व्यू हम लोग चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार पर भी डाल लें तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये देखिए, पूरा ये आप जो देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का, कौशल है ना, अवंती है, ये सब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा मौर्य साम्राज्य है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा क्षेत्र था। बाद में इसमें बिंदुसार और अशोक ने भी इसमें जगहों को जीत करके इसमें मिलाया था। तो देखिए, शुरू करते हैं यहाँ पर कि जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त का कब्जा पूरे भारत पर था। एस सी राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य भारत में एक महान साम्राज्य के पहले ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फारस की सीमाओं तक बढ़ा। पूर्व में इसमें मगध और बंगाल भी शामिल था। पश्चिम में यह सौराष्ट्र के पास पश्चिम समुद्र से घिरा था। दक्षिण में यह मैसूर के चितलदुर्ग जिले और मद्रास के नेलोर जिले तक अपनी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र तक विस्तारित हुआ। अब हम लोग चंद्रगुप्त की मृत्यु और उनका अंतिम समय पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। जैसे 321 से शासन किया, 397 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 322 से भी शासन मिलता है। तो 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। राज वैभव का उपयोग करने पर चंद्रगुप्त को वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने 298 BC में अपना राज्य बिंदुसार को सौंपकर अपने अंतिम दिनों में वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया। वह जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। यहीं पर उसने तपस्या करते हुए 298 BC, कहीं कहीं 297 मिलता है, में अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की तुलना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। यह भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था। उसका स्थान विश्व इतिहास के सम्राटों की प्रथम पंक्ति में है।